नेक्स्ट टॉपिक विल बी सचिवालय हत्याकांड। सचिवालय गोलीकांड, हत्याकांड नहीं। पटना सचिवालय के सामने झंडा फहराने का प्रयास किस तिथि को किया गया था? 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किसने किया था? छात्रों के एक विशाल जुलूस ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के तत्कालीन जिलाधीश कौन थे जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था? WG आर्चर ने। सचिवालय गोलीकांड में आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से कुल कितने छात्र शहीद हुए थे? 7 छात्र। सचिवालय गोलीकांड में गंभीर रूप से घायल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 14 छात्र। शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सारण, नरेंद्रपुर के। उमाकांत सारण के रहने वाले थे। सचिवालय गोलीकांड में शहीद रामानंद सिंह के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। रामानंद सिंह के पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह। शहीद सतीश प्रसाद झा किस जिले के मूल निवासी थे? भागलपुर, खड़हरा के। भागलपुर के कौन थे? शहीद सतीश प्रसाद झा। जगपति कुमार जो सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए थे किस जिले से संबंधित थे? गया, खरांटी से। राम गोविंद सिंह किस स्थान के निवासी थे जो 11 अगस्त को गोलीकांड में शहीद हुए थे? राम गोविंद सिंह दशरथा, पटना से। राम गोविंद सिंह पटना से थे। शहीद देवीपद चौधरी का पैतृक गांव कौन सा था? सिलहट, जमालपुर। शहीद देवीपद चौधरी का पैतृक गांव कौन सा था? सिलहट, जमालपुर। सचिवालय गोलीकांड में शहीद राजेंद्र सिंह किस कॉलेज के छात्र? पटना कॉलेज के। राजेंद्र सिंह पटना कॉलेज के। स्वतंत्रता के बाद पटना में शहीद स्मारक की आधारशिला कब रखी गई थी? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता के बाद पटना में शहीद स्मारक की आधारशिला कब रखी गई थी? 15 अगस्त 1947 को। पटना स्थित शहीद स्मारक की आधारशिला बिहार के किस प्रथम राज्यपाल द्वारा रखी गई थी? जय रामदास दौलतराम के द्वारा। पटना के प्रसिद्ध शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण किस वर्ष किया गया था? औपचारिक अनावरण 1956 में किया गया था। 1956 में किया गया था। शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण देश के किस प्रथम राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण देश के किस प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के सुल्तानपुर में किसके नेतृत्व में एक समानांतर सरकार या राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई थी? जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। अगस्त 1942 के आंदोलन के दौरान उग्र प्रशासनिक दमन के कारण ब्रिटिश सरकार ने बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया था? सारण जिला को। अगस्त 1942 में बिहार के किस जिले में उग्र भीड़ ने एक राष्ट्रीय हवाई जहाज को क्षतिग्रस्त कर दिया था? भागलपुर में क्षतिग्रस्त किए गए राष्ट्रीय विमान के चालक दल को किसने बंधक बना लिया था? स्थानीय आंदोलनकारियों ने। अगस्त 1942 के दौरान डुमरांव में किसके नेतृत्व में उग्र भीड़ ने थाने पर झंडा फहराने का प्रयास किया था जिसमें कुछ लोग शहीद हुए थे? कपिल मुनि के नेतृत्व में। वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किस स्टेशन के समीपवर्ती गांव पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारी सामूहिक जुर्माना लगाया गया था? बिहपुर, भागलपुर के समीप था बिहपुर। वायुसेना विमान दुर्घटना मामले में किस प्रमुख महिला क्रांतिकारी नेता को मुख्य रूप से संलिप्त माना गया था? श्रीमती सियाराम देवी को। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आंदोलन के दौरान गया में वॉलंटियर पार्टी की स्थापना की थी? किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रामनंदन मिश्रा ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने आंदोलन के दौरान गया में वॉलंटियर पार्टी की स्थापना की थी? किसान आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रामनंदन मिश्रा ने। रामनंदन मिश्रा द्वारा गठित वॉलंटियर पार्टी के सदस्य मुख्य रूप से किस विचारधारा और संगठन से जुड़ा था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज़ाद दास्तां। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने साथियों के साथ कब फरार हुए थे? 9 नवंबर 1942 को, दीपावली की रात में। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले 5 मुख्य नेता कौन कौन थे? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालिग्राम सिंह। हजारीबाग जेल से भागने के बाद इन नेताओं ने बिहार के युवाओं को गुरिल्ला युद्ध की शिक्षा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? आज़ाद दास्ता की। आज़ाद दास्ता का गठन मुख्य रूप से भारत के किस पड़ोसी देश के जंगलों में किया गया था? नेपाल के तराई के जंगलों में। आज़ाद दास्ता का गठन मुख्य रूप से भारत के किस पड़ोसी देश के जंगलों में किया गया था? नेपाल के तराई के जंगल में। नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बकरी का टापू नामक स्थान पर। नेपाल में आज़ाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? बकरी का टापू नामक स्थान पर। आज़ाद दास्ते के मुख्य संयोजक या संचालक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दास्ते के मुख्य संयोजक या संचालक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दास्ते के स्वतंत्र प्रांतीय कार्यालयों के संचालन का मुख्य जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्थानीय प्रांतीय सोशलिस्ट समितियों को। नेपाल में आज़ाद दास्ता के संस्थापकों को शरण देने वाले स्थानीय जमींदार कौन थे? रामेश्वर सिंह। आज़ाद दास्ते के प्रचार प्रसार और गुप्त रेडियो प्रसारण का प्रभार किस नेता के पास था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास। आज़ाद दास्ते के प्रचार प्रसार और गुप्त रेडियो प्रसारण का प्रभार किस नेता के पास था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के पास। बिहार में आज़ाद दास्ते का पहला गुप्त प्रशिक्षण शिविर कब और कहाँ शुरू हुआ था? मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के जंगलों में।
आज़ाद दास्ते के पहले प्रशिक्षण शिविर के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। सरदार नित्यानंद सिंह। सरदार नित्यानंद सिंह मूलतः कहाँ के रहने वाले थे और वे किस सेना के भूतपूर्व सैनिक थे? बिहार के, और वे ब्रिटिश भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक थे। आज़ाद दस्ते के पहले बैच में कुल कितने युवकों को गुरिल्ला युद्ध का कठिन प्रशिक्षण दिया गया था? 25 युवकों को। गुरिल्ला सैनिकों को किस प्रकार के हथियारों और विनाशकारी सामग्रियों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाता था? बम, पिस्तौल, साधारण बारूद और आग लगाने वाले रसायनों का। आज़ाद दस्ते की मुख्य युद्ध रणनीति क्या थी? ब्रिटिश संचार व्यवस्था, रेलवे तार को ठप करना और तोड़फोड़ करना। आज़ाद दस्ते की मुख्य युद्ध रणनीति क्या थी? ब्रिटिश संचार व्यवस्था जैसे रेल तार को ठप करना और तोड़फोड़ करना। बिहार के किन दो प्रमुख जिलों में आज़ाद दस्ते के बिहार के किन दो प्रमुख जिलों में आज़ाद दस्ते की शाखाएं मूलभूत रूप से सबसे अधिक सक्रिय थी? भागलपुर और पूर्णिया में। नेपाल सरकार ने ब्रिटिश दबाव में आकर मई 1943 में किन प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्याम नंदन सिंह को। गिरफ्तार किए गए इन नेताओं को नेपाल के किस जेल में बंद करके रखा गया था? हनुमाननगर जेल पर अचानक हमला कर जयप्रकाश नारायण और लोहिया को छुड़ाने की योजना किसने बनाई और सफल की थी? सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण सिंह ने। हनुमाननगर जेल की साहसिक घटना के बाद जयप्रकाश नारायण बिहार के किस रास्ते से होते हुए पुनः भूमिगत हुए थे? दरभंगा और पूर्णिया के रास्ते से होते हुए। नेपाल सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की धरपकड़ तेज करने के बाद आज़ाद दस्ते का मुख्य कार्यालय कहाँ संचालित किया जाने लगा? भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न अस्थायी पहाड़ी ठिकानों पर। नेपाल सरकार द्वारा आंदोलनकारियों की धरपकड़ तेज करने के बाद आज़ाद दस्ते का मुख्य कार्यालय कहाँ संचालित किया गया था? भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न अस्थायी पहाड़ी ठिकानों पर। ब्रिटिश सरकार ने फरार नेता जयप्रकाश नारायण को पकड़वाने के लिए कितने रुपये के इनाम की घोषणा की थी? 10,000 रुपये की। ब्रिटिश सरकार ने फरार नेता जयप्रकाश नारायण को पकड़वाने के लिए कितने रुपये के इनाम की घोषणा की थी? 10,000 रुपये की। आज़ाद दस्ते के किस प्रमुख नेता को ब्रिटिश पुलिस ने दिसंबर 1943 में मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था? योगेंद्र शुक्ल को। आज़ाद दस्ते के किस प्रमुख नेता को ब्रिटिश पुलिस ने दिसंबर 1943 में मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था? योगेंद्र शुक्ल को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर क्षेत्र में सियाराम दल नामक एक समानांतर क्रांतिकारी संगठन सक्रिय था। इसके मुख्य नेता कौन थे? सियाराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर क्षेत्र में सियाराम दल नामक एक समानांतर क्रांतिकारी संगठन सक्रिय था। इसके मुख्य नेता कौन थे? सियाराम सिंह। सियाराम दल की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए की गई थी? जन जागरण, हथियार का संग्रहण और दमनकारी पुलिस थाने का धावा बोलना। भागलपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों की आर्थिक व भौतिक मदद के लिए किस दल का गठन किया गया था जो रात में पहरा देता था? परशुराम दल के मुख्य संस्थापक नेता कौन थे? परशुराम सिंह ही थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के मुंगेर से गुप्त रूप से साइक्लोस्टाइल कर प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी अखबार का क्या नाम था? आज़ाद हिंदुस्तान। भारत छोड़ो आंदोलन के बिहार के मुंगेर से गुप्त रूप से साइक्लोस्टाइल कर प्रकाशित होने वाले क्रांतिकारी अखबार का नाम क्या था? आज़ाद हिंदुस्तान। बिहार में किस तिथि को गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था ताकि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की जा सके? 15 जून 1944 ईस्वी को। बिहार में किस तिथि या माह को लोहिया दिवस या जयप्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? अप्रैल 1946 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन और राजनीतिक घटना चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? अनुग्रह नारायण सिंह को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार के किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता को जनता के लोकनायक की उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं के सशक्त नेतृत्व का मुख्य केंद्र कौन सा जिला था? गया और भागलपुर महिलाओं के सशक्त नेतृत्व का मुख्य केंद्र था। हजारीबाग जेल में से भागने के बाद सूरज नारायण सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में अपनी गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी? उत्तरी बिहार और मिथिलांचल क्षेत्र में। ब्रिटिश सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार 1942 के आंदोलन में संपूर्ण बिहार में कुल कितने लोग पुलिस की गोलियों से मारे गए थे? आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 134 लोग। बिहार के किस जिले में क्रांतिकारियों ने एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तारापुर शहीद स्टेशन रख दिया था? मुंगेर तारापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार करने और बंदियों की पैरवी के लिए कौन सा संगठन बनाया था? लीगल एंड कमेटी। आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध बिहारी विधि विशेषज्ञ ने एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद से ब्रिटिश दमन के विरोध में इस्तीफा दे दिया था? बलदेव सहाय ने।
बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा कब दिया था? 29 अगस्त 1942 को। बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा कब दिया था? 29 अगस्त 1942 को। 1942 के आंदोलन में बांका वर्तमान में जिला है एक, किस बड़े जिले का एक प्रमुख अनुमंडल था जहां भारी विद्रोह हुआ था? भागलपुर जिले का। बांका पहले भागलपुर जिले का अनुमंडल था, अब अलग जिला है वो। 1942 की बात ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के तराई क्षेत्र में आज़ाद दस्ते के गुर्रिल्ले को ट्रेनिंग देने के लिए धन की व्यवस्था मुख्य रूप से कैसे की जाती थी? सरकारी डाकघरों, खजानों और ब्रिटिश समर्थक अमीरों को लूटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ते के किस सदस्य को बम और विस्फोटक बनाने का सबसे बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था? योगेंद्र शुक्ला को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर में विद्रोह का नेतृत्व किस महिला नेता ने की थी? रामस्वरूपा देवी ने विद्रोह किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर में विद्रोह का नेतृत्व किस महिला नेता ने की थी? रामस्वरूपा देवी ने। भागलपुर में सियाराम सिंह के दल ने किस वर्ष एक समानांतर और सशक्त पुलिस बल की स्थापना की थी? 1943 के मध्य में। आज़ाद हिंदुस्तान समाचार पत्र को गुप्त स्थानों पर छापने के लिए किस मशीन का उपयोग किया गया था? साइक्लोस्टाइल मशीन का। 1942 के दौरान बिहार की किस जेल को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए सबसे कड़ा यातना गृह बना दिया था? बक्सर और हजारीबाग जेल को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना का कौन सा मैदान राजनीतिक गतिविधियों और विशाल सभाओं का मुख्य केंद्र बना? बांकीपुर मैदान, वर्तमान में गांधी मैदान को पहले बांकीपुर मैदान बोलते थे, अभी वर्तमान का गांधी मैदान है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना का कौन सा मैदान राजनीतिक गतिविधियों और विशाल सभाओं का मुख्य केंद्र था? तो बांकीपुर मैदान, अभी का गांधी मैदान जिसे बोलते हैं। 1942 के आंदोलन के दौरान सारण जिले में किस नेता के नेतृत्व में थानों को जलाया गया और समानांतर शासन प्रयास हुआ? जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। कौन? सारण जिले की बात हो रही है। जगलाल चौधरी के नेतृत्व में। जगलाल चौधरी ने सारण के किस प्रमुख पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? गोरखा पुलिस स्टेशन पर। बिहार के किस जिले को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा घर कहा गया था? मुंगेर और सारण को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दरभंगा में छात्र आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर ने। आंदोलन के समय बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी सेना के आने की गुप्त सूचनाएं पहुंचने के लिए किस माध्यम का उपयोग होता था? विशेष प्रकार के ढोल बजाकर या शंखनाद द्वारा। बिहार में 1942 के आंदोलन के दौरान कुल कितने रेलवे स्टेशन को आंदोलनकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया था? लगभग 60 से अधिक स्टेशनों को। किस ब्रिटिश वायसराय ने यह स्वीकार किया था कि 1942 का बिहार विद्रोह 1857 के गदर के बाद का सबसे गंभीर और बड़ा विद्रोह था? लॉर्ड लिथगो ने। चलो, किसी को तो समझ में आया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार के किस आदिवासी क्षेत्र में ताना भगत आंदोलनकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था? छोटा नागपुर क्षेत्र, जो तत्कालीन बिहार का हिस्सा है। वर्ष 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार में ब्रिटिश प्रशासन ने उग्र दमन के लिए मुख्य रूप से किस सैन्य रेजिमेंट को तैनात किया था? बलोच और गोरखा रेजिमेंट को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस बिहारी महिला ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की कमाई पर राखी बांधकर थाने का तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी थी? शारदा देवी, सारण जिले में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस बिहारी महिला ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की कलाई पर राखी बांधकर थाने पर तिरंगा फहराने की अनुमति मांगी थी? शारदा देवी, सारण जिला की थी। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह 1942 के आंदोलन के दौरान किस जेल में नजरबंद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। अनुग्रह नारायण सिंह को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पटना से। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अपनी अंतिम महत्वपूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की थी? सदाकत आश्रम में। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की संविधान सभा और बिहार। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1946 में। भारतीय संविधान सभा में तत्कालीन बिहार, झारखंड सहित के कुल कितने सदस्य शामिल थे? 36 सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कैसा अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध भारत के किस राज्य से था जिसे आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है? बिहार से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका सर्वसम्मति को चुनाव किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में बिहार से शामिल होने वाले प्रमुख दलित नेता कौन थे जो बाद में अंतरिम सरकार में भारत के पहले श्रम मंत्री बने थे? बाबू जगजीवन राम। संविधान सभा के अत्यंत महत्वपूर्ण नियम समिति
और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार के किस प्रसिद्ध राजनेता को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे विश्वसनीय सहयोगी और आधुनिक बिहार का शिल्पकार माना जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। संविधान सभा के सदस्य रामनंदन मिश्र ने बिहार की प्रांतीय असेंबली में किस पार्टी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किया था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। संविधान सभा के गठन के समय 1946 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिन्हें तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, उसे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बाबू अस्वस्थता के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दिल्ली नहीं जा सके, तो संविधान के अंतिम ड्राफ्ट पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए मूल प्रति को कहाँ लाया गया था? पटना, उनके निवास स्थान पे, जो वर्तमान में सिन्हा लाइब्रेरी है। संविधान सभा में बिहार के सदस्यों ने मुख्य रूप से किन संवैधानिक विषयों पर सबसे प्रख्यातता से अपनी आवाज़ उठाई थी? सामाजिक न्याय, प्रांतीय अधिकार और जमींदारी उन्मूलन का वैधानिक प्रावधान पर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को लागू हुआ, जिसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आधुनिक बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इस पृष्ठ के अनुसार 1866 से 67 ईस्वी में किस अकाल के कारण बिहार के चंपारण और दरभंगा के किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी? उड़ीसा अकाल के कारण। 1866 से 67 के अकाल की क्रूरता का सामना करने के लिए किस वर्ष दरभंगा महाराज ने आर्थिक मदद ली थी? 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में किस अधिनियम के तहत दरभंगा महाराज ने अकाल पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता और गतिशीलता नीति स्थापित की थी? कोर्ट ऑफ वार्ड्स अधिनियम के तहत। 1866 से 67 के अकाल में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले दरभंगा के महाराज का नाम क्या था? दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। 1866 से 67 के अकाल में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले दरभंगा के महाराज का नाम क्या था? दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। बिहार में किस वर्ष बिहारी समाचार संपादक मंडल की स्थापना की गई थी? 1882 ईस्वी में। बिहार में किस वर्ष बिहारी समाचार संपादक मंडल की स्थापना की गई थी? 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में स्थापित बिहारी समाचार संपादक मंडल के परामर्श पर बिहार के कितने गांवों में गौ रक्षिणी सभाएं स्थापित की गई थी? 100 से अधिक गांवों में। 1882 ईस्वी में स्थापित संपादक मंडल के अनुसार गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गायों की आज़ादी के लिए। मुंगेर में हत्या पर प्रतिबंध हेतु किस अधिनियम के तहत इसे वर्ष 1995 में समाप्त किया गया था? गौरक्षण के सुधार अधिनियम 1955 के तहत। बिहार में किसके नेतृत्व वाली प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडलीय अवस्था के तहत बिहार टेंडेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली। श्री कृष्ण सिंह के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा पारित बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों के हितों की रक्षा करना। प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने श्रमिकों की स्थिति की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा के लिए गठित समिति का नाम क्या था? श्रम जांच समिति। प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा के लिए गठित समिति का नाम क्या था? श्रम जांच समिति। इस पाठ के अनुसार कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस महीने और वर्ष में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? अक्टूबर 1939 ईस्वी में। अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद बिहार में किसके नेतृत्व में सरकार गठित हुई थी? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद बिहार में किसके नेतृत्व में सरकार गठित हुई थी? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार किस राजनीतिक दल की थी? मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार किस राजनीतिक दल की थी? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार किस राजनीतिक दल की थी? मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी का। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से किन दो पार्टी का विलय मुस्लिम लीग में हो गया था? यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अहरार पार्टी का। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से किन दो पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हो गया था? यूनाइटेड मुस्लिम लीग एवं अहरार पार्टी का। विलय के फलस्वरूप बिहार विधानमंडल का कौन सा सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन पूरी तरह मुस्लिम लीग का सदस्य बन गया था? बिहार यूनाइटेड पार्टी का। विलय के फलस्वरूप बिहार विधानमंडल का कौन सा सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन पूरी तरह मुस्लिम लीग का सदस्य बन गया था? बिहार यूनाइटेड पार्टी का। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन किस तिथि को हुआ था? 26 दिसंबर 1938 को। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन किस तिथि को हुआ था? 26 दिसंबर 1938 को। 26 दिसंबर 1938 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? पटना में।
बिहार में मुस्लिम लीग के संगठन को नया आयाम देने में किस संगठन का नाम इस पृष्ठ पर उल्लेखित है? सुशील संगठन का, सुशीला संगठन का, सुशील न सुशीला। बिहार में मुस्लिम लीग के संगठन को नया आयाम देने में किस संगठन का नाम इस पृष्ठ पर उल्लेखित है? सुशीला संगठन का। जमींदार संगठन के रूप में बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1932 ईस्वी में। जमींदार संगठन के रूप में बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी? दलहनपुर में। 1932 ईस्वी में बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी? दलहनपुर में। जमींदारों द्वारा बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेसी किसान विरोधी गतिविधियों का विरोध करने के लिए। जमींदारों द्वारा बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेसी किसान विरोधी गतिविधियों का विरोध करने के लिए। जिन्ना के प्रयासों का विरोध करते हुए किस संगठन ने बिहार यूनाइटेड पार्टी और मुस्लिम लीग की प्रखर आलोचना की थी? मोमिन कांग्रेस ने। जिन्ना के प्रयासों का विरोध करते हुए किस संगठन ने बिहार यूनाइटेड पार्टी और मुस्लिम लीग की प्रखर आलोचना की थी? मोमिन कांग्रेस ने। जिन्ना के प्रयासों का विरोध करते हुए किस संगठन ने बिहार यूनाइटेड पार्टी और मुस्लिम लीग की प्रखर आलोचना की थी? मोमिन कांग्रेस ने। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने बिहार में किस कोष या फंड के लिए भाषण या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जमींदार संगठन के रूप में बिहार यूनाइटेड पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1932 में। यहाँ तक तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्ना के प्रयासों का विरोध करते हुए किस संगठन ने बिहार यूनाइटेड पार्टी और मुस्लिम लीग की प्रखर आलोचना की थी? मोमिन कांग्रेस ने। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी ने बिहार में किस कोष या फंड के लिए भाषण का प्रारूप तैयार किया था? देशबंधु फंड के लिए। 1921 में देशबंधु फंड के लिए गांधी जी के आह्वान पर किन महिलाओं ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया था? भवानी महतो और साधना देवी। इस पृष्ठ के अनुसार भवानी महतो और साधना देवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण नारायण की। हजारीबाग में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? सरस्वती देवी ने। सरस्वती देवी को किस कानून के उल्लंघन के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 6 माह की सजा दी गई थी? नमक कानून के उल्लंघन के कारण। बिहार में कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आशा सहाय किस वर्ष जापान से भारत लौटी थी? जिसका उल्लेख इस पृष्ठ पे है। 1946 में जापान से भारत लौटी थी। आशा सहाय ने जापान से किस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया था? एनेस्थीसिया और मेडिकल के क्षेत्रों में। आशा सहाय ने चिकित्सा के अलावा जापानी महिलाओं और अन्य को किस प्रकार का विशेष प्रशिक्षण दिया है? हथियार चलाने का। गोविंदपुर गांव की रहने वाली किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम इस पृष्ठ में दर्ज किया गया है? गोविंदपुर की महिला जो थी वो श्रीमती रामदुलारी देवी थी। श्रीमती रामदुलारी देवी ने गोविंदपुर गांव में किसकी अन्य स्त्रियों की टोली का नेतृत्व किया था या उन्हें संगठित किया था? 16 अन्य स्त्रियों को। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी को। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 को। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किन दो प्रमुख व्यक्तियों ने की थी? श्री कृष्ण सिंह एवं तेजेश्वर प्रसाद ने। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधान परिषद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय विधेयक को केंद्रीय विधान परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? 1916 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय विधेयक को केंद्रीय विधान परिषद में किसने प्रस्तुत किया था? तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर सकरन नायर द्वारा। सर सकरन नायर ब्रिटिश भारत के केंद्रीय विधान परिषद में किस पद पर आसीन थे? शिक्षा सदस्य पे। सर सकरन नायर ब्रिटिश भारत के केंद्रीय विधान परिषद में किस पद पर आसीन थे? शिक्षा सदस्य पे। ओडिशा अकाल 1866 से 67 के समय बिहार का कौन सा उत्तर पश्चिम जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? चंपारण जिला। दरभंगा महाराज लक्ष्मणेश्वर सिंह द्वारा अपनाई गई अकाली नीति को इतिहास में कैसे माना गया है? उत्तरदायित्व और प्रशासनिक। नेक्स्ट टॉपिक विल बी आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। किस वर्ष मुंगेर में बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? मुंगेर में बिहार में किसान आंदोलन 1922 से 23 में। मुंगेर में किसान आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? शाह मोहम्मद जुबैर और बाबू श्री कृष्ण सिंह के। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन बने? बाबू श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन बने? बाबू श्री कृष्ण सिंह। बिहार के किसान की समस्याओं को जांचने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार की किसानों की समस्या को जांचने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? कारिनंद शर्मा, राहुल सत्याग्रहानंद, शान
क्रियातनन और यदुनंद शर्मा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना में। पटना में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1938 ईस्वी को। पटना के 26वें मुस्लिम लीग अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। वर्ष 1938 में बिहार में मुस्लिम लीग को मजबूत करने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? सैयद अब्दुल अजीज को। बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1938 ईस्वी में। बिहार में जमींदार समर्थक पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसने की थी? दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह ने इंडिपेंडेंस पार्टी का गठन किस वर्ष किया था? 1932 ईस्वी में। दरभंगा महाराज ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? द इंडियन नेशनल। वर्ष 1866 से 67 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह या स्थानीय अशांति देखी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों द्वारा पीतल के स्थान पर मिट्टी के लोटे दिए जाने के विरोध में। दरभंगा महाराज लक्ष्मण सिंह ने किस वर्ष अंजुमन इस्लामिया की स्थापना में आर्थिक मदद की थी? 1888 ईस्वी में। बिहार में गोवध निषेध के लिए गोरछीनी सभाओं की स्थापना किस दशक में व्यापक रूप से की गई थी? 1880 के दशक में, विशेषकर 1882 में। वर्ष 1893 में बिहार के किस जिले में भीषण दंगे हुए थे? गया जिले में। 1893 में गया जिले में भीषण दंगे हुए थे। सर गणेश दत्त सिंह ने किस वर्ष बिहार रेंट अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था? 1934 ईस्वी में। सर गणेश दत्त सिंह ने किस वर्ष बिहार रेंट अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था? 1934 ईस्वी में। बिहार टेनेंसी एक्ट, बिहार काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1920 ईस्वी में। बिहार स्वायत्त शासन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1920 ईस्वी में। बिहार प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों को संगठित करने के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार, जो पटना से प्रकाशित होती है। त्रिवेणी संघ का गठन बिहार में कब और किन जातियों को मिलाकर किया गया था? 1933 में यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों द्वारा। त्रिवेणी संघ का गठन बिहार में कब और किन जातियों को मिलाकर किया गया था? 1933 में यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था? 1934 ईस्वी में, अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बनाए गए थे? जयप्रकाश नारायण। मुंगेर में बाढ़ राहत समिति का गठन 1934 के भूकंप के समय किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। मुंगेर में बाढ़ राहत समिति का गठन 1934 के भूकंप के समय किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किसने की थी? मजहरूल हक ने, असहयोग आंदोलन के दौरान। सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में किसने किया था? मजहरूल हक, असहयोग आंदोलन के दौरान। मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से किस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? द मदरलैंड। बिहार में प्रांतीय स्वायत्तता के तहत पहला चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1937 ईस्वी में। बिहार में प्रांतीय स्वायत्तता के तहत पहला चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1937 ईस्वी में। 1937 के चुनाव के बाद बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। 1937 के चुनावों के बाद बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस। बिहार में प्रथम पूर्व कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबू श्री कृष्ण सिंह को 20 जुलाई 1937 को। बिहार में प्रथम पूर्ण कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबू श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। 1937 में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राम दयालु सिंह। 1937 में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राम बहादुर सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? प्रोफेसर अब्दुल बारी। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? प्रोफेसर अब्दुल बारी। वर्ष 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? वर्ष 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा क्यों दे दिया था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति के शामिल करने के विरोध में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 28 नवंबर 1940 ईस्वी को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 28 नवंबर 1940 को। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? बाबू श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? बाबू श्री कृष्ण सिंह। बिहार के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने थे? अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार में अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा कहाँ खोली गई थी? पटना में। बिहार में खादी भंडार की स्थापना 1923 में किसके प्रयासों से हुई थी? राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से। बिहार में खादी भंडार की स्थापना 1923 में किसके प्रयासों से हुई थी? राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से। जयप्रकाश नारायण ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस गुप्त संगठन का निर्माण किया था? आजाद दस्ता का।
आज़ाद दस्ता का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित था? नेपाल के राजविलास जंगल में। आज़ाद दस्ता का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित था? नेपाल के राजविलास जंगल में। आज़ाद दस्ता के रेडियो और प्रचार विभाग का प्रभारी किसे बनाया गया था? राम मनोहर लोहिया को। आज़ाद दस्ता के रेडियो और प्रचार विभाग का प्रभारी किसे बनाया गया था? राम मनोहर लोहिया को। नेक्स्ट टॉपिक, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की क्या भूमिका थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार में महिलाओं का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार में महिलाओं का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? हसन इमाम की पुत्री श्रीमती शशिकांता और विंध्यवासिनी देवी ने। हसन इमाम की पुत्री श्रीमती शशिकांता और विंध्यवासिनी देवी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार में महिलाओं का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? हसन इमाम की पुत्री ने। पटना में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी यात्रियों के बहिष्कार का नेतृत्व पटना में स्वदेशी आंदोलन और विदेशी यात्रियों के बहिष्कार का नेतृत्व किस महिला ने किया था? श्रीमती हसन इमाम ने। गया जिले में नमक सत्याग्रह के दौरान किस महिला को गिरफ्तार किया गया था? श्रीमती चंद्रवती देवी को। गया जिले में नमक सत्याग्रह के दौरान किस महिला को गिरफ्तार किया गया था? श्रीमती चंद्रवती देवी को। शाहाबाद क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली प्रमुख महिला नेता कौन थे? श्रीमती राम स्वरूपा देवी। भागलपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किस महिला ने किया था, जिन्हें बाद में जेल भेजा दिया गया था? श्रीमती सरस्वती देवी को। बिहार के सारण जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहने वाली महिला कौन थी? श्रीमती शांति देवी। बिहार के सारण जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहने वाली महिला कौन थी? श्रीमती शांति देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था? भगवती देवी ने पटना में महिलाओं के एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कब किया था? 10 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने गया में ब्रिटिश दमन के विद्रोह से सभाएं की थी? प्रियबदा देवी। गया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने गया में ब्रिटिश दमन के विरोध में सभाएं की थी? प्रियबदा देवी। मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख महिला कौन थी? मुजफ्फरपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली प्रमुख महिला कौन थी? साधना देवी। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर बिहार में किस महिला ने महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया था? विंध्यवासिनी देवी ने। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर बिहार में किस महिला ने महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया था? विंध्यवासिनी देवी ने। बिहार की किस प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार ने अति खतरनाक घोषित किया था? राम स्वरूपा देवी को। संताल परगना क्षेत्र, तत्कालीन बिहार में जो है संताल परगना क्षेत्र में किस महिला ने नमक कानून तोड़ा था? संताल परगना क्षेत्र में किस महिला ने नमक कानून को तोड़ा था? सैल बाला राय। पलामू, तत्कालीन बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूंकने वाली महिला कौन थी? कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के भागने के बाद उनकी पत्नी ने आंदोलन को संभाला, उनका नाम क्या था? प्रभावती देवी। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के भागने के बाद उनकी पत्नी ने आंदोलन को संभाला, उनका नाम क्या था? प्रभावती देवी मुख्य रूप से किस महान नेता की शिष्या थी और साबरमती आश्रम में रही थी? महात्मा गांधी की। पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? प्रभावती देवी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस महिला को मुंगेर जेल में बंद किया गया था? राजवंशी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी राजवंशी देवी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी। रॉ से राजवंशी, रॉ से राजेंद्र। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस महिला को मुंगेर जेल में बंद किया गया था? राजवंशी देवी को। धरहरा की किस महिला ने पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को झुकने नहीं दिया था? सुंदरी देवी ने। सारा 100 नाम का एस नाम की लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत हिम्मत वाली होती है एस नाम की लड़कियां शायद। डुमराव जो कि बक्सर में है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में किस बुजुर्ग महिला को पुलिस ने गोली मार दी थी? कपिल मुनि देवी को। 1942 ईस्वी में कपिल मुनि देवी को। कटिहार थाने पर तिरंगा फहराने के क्रम में किस 13 वर्षीय बालिका ने शहादत दी थी? ध्रुव देवी ने। ध्रुव कुमार की बहन सहयोगी। कटिहार थाने पर तिरंगा फहराने के क्रम में किस 13 वर्षीय बालिका ने शहादत दी थी? ध्रुव देवी ने। असहयोग आंदोलन 1921 के दौरान बिहार के किस महिला ने अपनी बहुमूल्य आभूषण देश के लिए दान कर दिया था? श्रीमती राधिका देवी ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती की शिष्या और किसान आंदोलन में सक्रिय रहने वाली महिला कौन थी? जमुना देवी। देश की पुकार नामक देशभक्त कविता की रचना बिहार की किस महिला ने की थी? महादेवी केजरीवाल ने। वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना में किस महिला की महत्वपूर्ण भूमिका थी? लेडी अनीस इमाम का। वर्ष 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना में किस महिला की महत्वपूर्ण भूमिका थी? लेडी अनीस इमाम का। बिहार प्रांतीय महिला सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1929 में पटना में। बिहार प्रांतीय महिला सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1929 ईस्वी में। 1929 के बिहार प्रांतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती
लतिका बसु ने, श्रीमती लतिका बसु ने 1929 के बिहार प्रांतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? श्रीमती लतिका बसु ने। भारत छोड़ो आंदोलन में भागलपुर की किस महिला को बाघिंद की उपाधि दी गई थी? रामप्यारी देवी को। गया में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस महिला ने डाकघर फूंकने वाले दल का नेतृत्व किया था? जीरा देवी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बिहार की महिलाओं के बीच पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राधिका देवी और राम स्वरूप देवी ने। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की स्वतंत्रता एवं बिहार। भारत की स्वतंत्रता और बिहार का क्या लेन देन है? कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत की स्वतंत्रता एवं बिहार। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत को कितने प्रांतों समूहों में विभाजित किया गया था? 3 समूहों में, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बिहार को किस ग्रुप समूह में रखा गया था? ग्रुप ए में बिहार को रखा गया था। ग्रुप ए में बिहार के कौन कौन से प्रमुख प्रांत शामिल थे? मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, महाप्रांत और उड़ीसा। मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा। संविधान सभा के चुनाव 1946। संविधान सभा का चुनाव 1946 में बिहार प्रांत से कुल कितने सदस्य चुने गए थे? 36 सदस्य। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध किस राज्य से? बिहार से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध बिहार से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। बिहार से संविधान सभा के सदस्य रहे और बाद में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने नेता का कौन सा नेता जो बना था? बिहार से संविधान सभा के सदस्य रहे और बाद में भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने नेता कौन थे? बाबू जगजीवन राम। श्रम मंत्री भी रहे थे बाबू जगजीवन राम। बिहार के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अनुग्रह नारायण सिंह भी संविधान सभा के सदस्य थे। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? बिहार विभूति। संविधान सभा में बिहार से शामिल होने वाले प्रमुख आदिवासी नेता कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्णा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह संविधान सभा के किस वर्ष शामिल हुए थे? 1946 में। संविधान सभा की मूल अधिकार उप समिति में बिहार के किस नेता ने प्रतिनिधित्व किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। बिहार से संविधान सभा में जाने वाले दरभंगा के महाराज कौन थे? कामेश्वर सिंह। संविधान सभा में बिहार की तरफ से अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ताजमुल हुसैन। भारत की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को बिहार के राज्यपाल कौन बने थे? जय रामदास दौलत राम राज्यपाल बने थे बिहार के। स्वतंत्रता के समय बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। मुख्यमंत्री जैसे अभी नीतीश कुमार है, उस स्वतंत्रता के समय उस समय था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी द्रौपदी मुर्मू जी है तो उस समय था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले से हुआ था? सिवान जिला, जिराईदेव गांव। सिवान जिला जैसे जम्मू जिला है उसमें हम लखनपुर गांव में रहते हैं, उसी तरह सिवान जिला की जीरादेई गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। बिहार से संविधान सभा के सदस्य रहे श्याम नंदन सहाय का संबंध किस क्षेत्र से? मुजफ्फरपुर से। संविधान सभा के सदस्य रहे राम नारायण सिंह को किस उपाधि से नवाजा गया था? छोटा नागपुर केसरी के अति से नवाजा गया था। संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुनावों में बिहार में किस पार्टी को भारी बहुमत मिला था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है जिन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने में मुख्य भूमिका निभाई और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार बंगाल को अलग करवाया और ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बिहार में पत्रकारिता का इतिहास। बिहार में पत्रकारिता की शुरुआत किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा है? नूरुल अनवार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1853 ईस्वी में। नूरुल अनवार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1853 ईस्वी में। नूरुल अनवार समाचार पत्र बिहार के किस जिले में प्रकाशित होता है? आरा में। नूरुल अनवार समाचार पत्र बिहार के किस जिले से प्रकाशित होता है? आरा जिले से। नूरुल अनवार के प्रकाशक कौन थे? मोहम्मद हाशिम। नूरुल अनवार के प्रकाशक कौन थे? मोहम्मद हाशिम। बिहार में पहला मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? सासाराम में। सासाराम में पहले मुद्रणालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850 ईस्वी में। सासाराम में पहले मुद्रणालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1850 ईस्वी में। सासाराम के इस मुद्रणालय को किसने स्थापित किया था? कबीर उद्दीन अहमद ने। कबीर उद्दीन अहमद द्वारा सासाराम में स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था? मुस्तफ़ा खान प्रेस। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? बिहार बंधु का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1872 ईस्वी में। बिहार बंधु का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1872 ईस्वी में।
बिहार बंधु का प्रकाशन मूल रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता से। बिहार बंधु का प्रकाशन मूल रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता से। बिहार बंधु को कोलकाता से पटना किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? 1874 ईस्वी को। पटना से प्रकाशित होने वाला बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार बंधु। बिहार बंधु के बिहार में अंग्रेजी समय के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी और समर्थक कौन थे? सर जॉर्ज कैंपबेल। बिहार बंधु के बिहार में अंग्रेजी समय के सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी और समर्थक कौन थे? सर जॉन कैंपबेल। 1881 ईस्वी में पटना से किस नाम से एक अन्य साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था? इंडियन कॉनिकल। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1875 ईस्वी में। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1875 ईस्वी में। द बिहार हेराल्ड बिहार का किस प्रकार का पहला समाचार पत्र था? पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। द बिहार हेराल्ड के संस्थापक या प्रकाशक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। द बिहार हेराल्ड के संस्थापक या प्रकाशक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन ने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया था? पटना से। गुरु प्रसाद सेन ने द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया था? पटना से। बिहार टाइम्स नामक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में। बिहार टाइम्स नामक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1894 ईस्वी में। बिहार टाइम्स के संपादन का कार्य मुख्य रूप से किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण और नंद किशोर लाल ने। बिहार टाइम्स में किस श्री कृष्ण सिंह के सहयोगी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? बाबू श्री कृष्ण सहाय ने। बिहार टाइम्स में किस श्री कृष्ण सिंह के सहयोगी ने सक्रिय भूमिका निभाई थी? बाबू श्री कृष्ण सहाय ने। पृथक अलग बिहार प्रांत के गठन में किस समाचार पत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? बिहार टाइम्स की। पृथक अलग बिहार प्रांत के गठन में किस समाचार पत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? बिहार टाइम्स की। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया था? द बिहारी। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहार में क्या रख दिया गया था? द बिहारी। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर द बिहारी किस वर्ष किया गया था? 1906 ईस्वी में। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर द बिहारी किस वर्ष किया गया था? 1906 ईस्वी में। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी किस नाम किया गया था? 1906 ईस्वी में। द बिहारी को किस वर्ष एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में बदला गया था? 1912 ईस्वी में। द बिहारी को किस वर्ष एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में बदला गया था? 1912 ईस्वी में। दैनिक पत्र बनने के बाद द बिहारी का प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया था? 1917 ईस्वी में। दैनिक पत्र बनने के बाद द बिहारी का प्रकाशन किस वर्ष बंद हो गया था? 1917 ईस्वी में। बिहार का पहला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द सर्चलाइट। बिहार का पहला दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? द सर्चलाइट। द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1918 ईस्वी में। द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के समाचार पत्र। द सर्चलाइट के प्रथम संपादक कौन थे? सैयद हसन इमाम। द सर्चलाइट के प्रथम संपादक कौन थे? सैयद हसन इमाम। द सर्चलाइट के प्रकाशन में सैयद हसन इमाम के साथ कौन जुड़ा हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा। द सर्चलाइट के प्रकाशन में सैयद हसन इमाम के साथ और कौन जुड़ा हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा। द सर्चलाइट साप्ताहिक से अर्ध साप्ताहिक हफ्ते में 2 बार किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी में। द सर्चलाइट साप्ताहिक से अर्ध साप्ताहिक हफ्ते में 2 बार किस वर्ष हुआ था? 1920 ईस्वी में। द सर्चलाइट को पूर्णतः दैनिक समाचार पत्र के रूप में किस वर्ष बदला गया? 1930 ईस्वी में। द सर्चलाइट को पूर्णतः दैनिक समाचार पत्र के रूप में किस वर्ष बदला गया था? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था? द सर्चलाइट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था? द सर्चलाइट के अन्य प्रमुख संपादकों में किसका नाम शामिल है जो इसके विकास से जुड़ा हुआ है? मुरली मनोहर प्रसाद का। राष्ट्रीय आंदोलन के समय द सर्चलाइट के अलावा पटना से और कौन सा मुख्य अंग्रेजी अखबार निकला था? हिंदुस्तान टाइम्स का पटना संस्करण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी को। हिंदुस्तान टाइम्स का पटना संस्करण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी को। द सर्चलाइट को किस वर्ष हिंदुस्तान टाइम्स के पटना संस्करण के रूप में परिवर्तित किया गया था? 1985 ईस्वी को। 1929 ईस्वी में समाजवादियों के प्रयासों से किस पत्र का संपादन हुआ था? युवक समाचार पत्र के मुख्य संपादक कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी। समाचार पत्र के मुख्य संपादक कौन थे? रामवृक्ष बेनीपुरी के साथ युवक के संपादक में और कौन शामिल थे? गंगा शरण सिंह। युवक पत्रिका का प्रकाशन मुख्य रूप से कहाँ होता था? पटना से। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक द्वारा स्थापित समाचार पत्र का नाम क्या था? द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921 में। द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921 में। मजहरुल हक ने द मदरलैंड का प्रकाशन कहाँ से शुरू किया था? सदाकत आश्रम पटना से। मजहरुल हक ने द मदरलैंड का प्रकाशन कहाँ से किया था? सदाकत आश्रम पटना से। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र की स्थापना की थी? द इंडियन नेशन। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र की स्थापना की थी? द इंडियन नेशन का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द इंडियन नेशन का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ
आरंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में द इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। द इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। द इंडियन नेशन किस वर्ष तक लगातार प्रकाशित होता रहा? 1944 ईस्वी तक। द इंडियन नेशन किस वर्ष तक लगातार प्रकाशित होता रहा? 1944 ईस्वी तक। 1914 ईस्वी में पटना से किस प्रसिद्ध उर्दू दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? सदा ए आम। सदा ए आम। सदा ए आम। 1914 में पटना से किस प्रसिद्ध उर्दू दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था? सदा ए आम। सदा ए आम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सैयद मोहम्मद बादी। सदा ए आम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सैयद मोहम्मद बादी। सदा ए आम के संपादक में सैयद मोहम्मद बादी के साथ किसका मुख्य योगदान था? नजीर हसन का। सदा ए आम के संपादक में सैयद मोहम्मद बादी के साथ किसका मुख्य योगदान था? नजीर हसन का। बिहार का पहला सांध्य दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला सांध्य दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बिहार हेराल्ड। बिहार हेराल्ड। बिहार में सबसे पहले प्रेस एक्ट के तहत किस अखबार पर प्रतिबंध लगाया गया था? द मदरलैंड पे। द मदरलैंड पे। बिहार में सबसे पहले प्रेस एक्ट के तहत किस अखबार पर प्रतिबंध लगाया था? द मदरलैंड। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार टाइम्स के किस संपादक का निधन हो गया था, जिसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा ने कार्यभार संभाला था? महेश नारायण का। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार टाइम्स के किस संपादक का निधन हो गया था, जिसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा ने कार्यभार संभाला था? महेश नारायण। बिहार के राष्ट्रवादी प्रेस को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस एक्ट का कड़ाई से पालन किया था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। बिहार से प्रकाशित होने वाली आर्यवर्त किस भाषा की प्रमुख पत्रिका थी? हिंदी भाषा की। आर्यवर्त समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1941 ईस्वी में। आर्यवर्त समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1941 ईस्वी में। आर्यवर्त समाचार पत्र के मुख्य प्रकाशक कौन थे? दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह। नेक्स्ट टॉपिक स्वतंत्रता के बाद की पत्रकारिता और अन्य विविधताएं। स्वतंत्रता के बाद पटना से प्रकाशित होने वाले प्रमुख हिंदी दैनिक कौन था? प्रदीप समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1947 ईस्वी में। प्रदीप समाचार पत्र का नाम बाद में बदलकर क्या रख दिया गया? हिंदुस्तान। प्रदीप समाचार पत्र को भी बाद में हिंदुस्तान कहा गया है। प्रदीप अखबार का नाम बदलकर हिंदुस्तान किस वर्ष रखा गया था? 1986 ईस्वी में। नवभारत टाइम्स का पटना संस्करण किस वर्ष शुरू हुआ था? नवभारत टाइम्स का पटना संस्करण 1986 ईस्वी में शुरू हुआ था। नवरत्न टाइम्स का पटना संस्करण किस वर्ष बंद कर दिया गया? 1995 में। 86 में शुरू हुआ, 95 में बंद कर दिया गया था। आज समाचार पत्र का पटना संस्करण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आज समाचार पत्र का पटना संस्करण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1979 ईस्वी में। राष्ट्रीय सहारा का पटना से प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय सहारा 1996 ईस्वी में। राष्ट्रीय सहारा का पटना में से प्रकाशन किस वर्ष? 1996 ईस्वी में। बिहार का पहला उर्दू साप्ताहिक नूरुल अनवार किस प्रेस से छपता था? मुस्तफा खान प्रेस से और नूरुल अनवार समाचार पत्र छपता था। ये एक उर्दू समाचार पत्र था। अलपंच नामक उर्दू हास्य व्यंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? पटना से। अलपंच नामक उर्दू हास्य व्यंग पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? पटना। अलपंच पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1902 ईस्वी में। अलपंच पत्रिका प्रकाशन 1902 ईस्वी में हुआ था। इत्तेहाद नामक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1915 ईस्वी में। इत्तेहाद नामक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1915 ईस्वी में। इत्तेहाद पत्रिका के संपादक कौन थे? सुल्तान अहमद। इत्तेहाद पत्रिका के संस्थापक कौन थे? सुल्तान अहमद। बिहार से प्रकाशित होने वाली पहली मिथिला पत्रिका कौन थी? मिथिला मूद। बिहार से प्रकाशित होने वाली पहली मैथिली पत्रिका कौन सी थी? मिथिला मूद पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में। मिथिला मूद पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में। मिथिला मूद पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मिथिला मूद पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? काशी बनारस से, लेकिन यह बिहार के मिथिला क्षेत्र के लिए थी। बिहार से प्रकाशित पहली मगही पत्रिका का नाम क्या था? बिहान। बिहार से प्रकाशित पहली मगही पत्रिका का नाम क्या था? बिहान मगही पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1961 ईस्वी में। बिहार मगही पत्रिका का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था। बिहान पत्रिका के संपादक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री। बिहान पत्रिका के संपादक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री। भोजपुरी भाषा की पहली पत्रिका कौन सी थी जो बिहार से जुड़ी थी? भोजपुरी भाषा की पहली पत्रिका कौन सी थी? जो बिहार से जुड़ी हुई थी? भोजपुरी भाषा की भोजपुरी पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? भोजपुरी पत्रिका का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? रघुवंश नारायण सिंह। भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? रघुवंश नारायण सिंह। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? समस्तीपुर में। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? समस्तीपुर में। बिहार का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? समस्तीपुर में स्थापित बिहार के इस पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? रेडियो मुक्ता। समस्तीपुर में स्थापित देश के इस पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या था? रेडियो मुक्ता। बिहार में ऑल इंडिया रेडियो का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पटना में 1948 ईस्वी में। बिहार में ऑल इंडिया रेडियो का पहला केंद्र स्थापित कहाँ हुआ था? पटना में 1948 में।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिहार सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन किस वर्ष कहा था? 1946 में, देश आज़ादी के 1 साल पहले। 1947 में स्वतंत्रता के समय बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दौलत राम। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही बिहार को किस वर्ष भारत संघ के एक राज्य के रूप में मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ था और उसी दिन भारत संघ के एक राज्य के रूप में बिहार को मान्यता मिली थी। बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर किस नए राज्य का निर्माण किया? झारखंड का। बिहार के दक्षिणी हिस्से बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर किस नए राज्य का निर्माण हुआ था? झारखंड का। झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर किस तिथि को हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर किस तिथि को हुआ था? झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर किस तिथि को हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर किस तिथि को हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर किस तिथि को हुआ था? झारखंड राज्य का गठन बिहार से अलग होकर किस तिथि को हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हो गया था बिहार से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1934 ईस्वी में। अंजुमन इस्लामिया हॉल्ट पटना। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1934 ईस्वी में। अंजुमन इस्लामिया हॉल्ट पटना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी को बिहार आमंत्रित करने वाले नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान गांधी जी को बिहार आमंत्रित करने वाले नेता कौन थे? राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस नेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? बांकीपुर जेल में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग होकर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया था? 1912 में। अच्छा, मतलब बंगाल बहुत पहले अलग हुआ था। 2000 में झारखंड अलग हुआ है, बट बंगाल तो बिहार से 1912 में ही अलग हो गया है। बिहार से उड़ीसा 1936 ईस्वी में। सबसे पहले बंगाल अलग हुआ, फिर उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद झारखंड अलग हुआ बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था? 1936 ईस्वी में। प्राचीन काल में बिहार को मुख्य रूप से किस साम्राज्य के नाम से जाना जाता था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी? वाह, मगध। बिहार को पहले मगध बोलते थे। मगध साम्राज्य। बिहार को पहले मगध साम्राज्य बोला जाता था।